सामने हाजिर हुए हैं सीएमईडी की अपनी अगली क्लास को लेकर, साथ ही साथ एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है रोकड़, लेन देन तथा लेखा। इसे हम लोग इंग्लिश में दोस्तों कैश रिसिप्ट कॉमा पेमेंट्स एंड अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था लोक निर्माण विभाग का संगठन तथा लेखा प्रणाली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड अकाउंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पीडब्ल्यूडी के बारे में और वेरियस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हम लोग रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, डेली लेबर आदि के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है रोकड़ या नकदी। और आगे चलेंगे हम लोग तो रोकड़ के लेन देन में सावधानियां के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम चलेंगे तो हम लोग अग्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अस्थाई अग्रदाय क्या होता है, अस्थाई अग्रदाय क्या होता है, और अस्थाई अग्रदाय तथा अस्थाई अग्रदाय में तुलना के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। अक्सर करके ये एग्जामों में पूछा गया है, लगभग अगर देखा जाए तो ये अल्टरनेट करके आता रहता है। हो सकता है इस बार फिर मुलाकात हो जाए इससे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अस्थाई अग्रदाय तथा अस्थाई अग्रदाय में तुलना। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तो हम इस लेक्चर में आपको रोकड़ बही के बारे में बताएंगे कि क्या ही बुक क्या होती है, और रोकड़ बही में पाई जाने वाली सामान्य अनियमितताएं, ठीक है, अनियमितताएं बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप हेडिंग डालोगे रोकड़ या नकदी। देखिए रोकड़ क्या होता है, रोकड़ या नकदी सेम चीज़ है। जैसे आपका नाम घर पे कुछ होगा, कॉलेज में कुछ होगा। मान लीजिए मसलन आप एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो आपका मान लीजिए घर पर नाम है रामू और कॉलेज में नाम है आपका श्याम, तो उसी तरह इसका नाम है रोकड़ या नकदी। मतलब रोकड़ भी कह सकते हैं और नकदी भी कह सकते हैं इसे हिंदी में, और इंग्लिश में बात करें तो इसे हम लोग कैश के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। एक सामान्य व्यक्ति केवल करेंसी नोटों व सिक्कों को ही नकदी रूप से जानता है, परंतु सार्वजनिक निर्माण लेखों के अंतर्गत सभी पत्र मुद्रा रोकड़ माना जाती है, जैसे करेंसी नोट, वैध सिक्के, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर आदि, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे रोकड़ के लेन देन में सावधानियां क्या होती हैं, मतलब क्या प्रिकॉशन होगा उसका, प्रिकॉशन इन हैंडलिंग ऑफ कैश, ठीक है। कैश क्या है, रोकड़ है, नकदी है, ठीक। तो नकदी देखिए इसे इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नकदी की अभिरक्षा में सावधानियां से आप क्या समझते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। हम यहाँ पे रोकड़ की सावधानियां लिख देते डायरेक्ट, रोकड़ की लेन देन की सावधानियां लिख देते कि निम्नलिखित है, मगर हम यहाँ पर आपको मेंशन करना चाह रहे थे कि नकदी की अभिरक्षा में सावधानियां निम्नलिखित हैं, क्योंकि यह पूछा जाता है एग्जाम में कि नकदी की क्या पूछा जाता है कि नकदी की अभिरक्षा में सावधानियां से आप क्या समझते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही टॉपिक है, एक ही नाम है। रोकड़ लेन देन में सावधानियां पूछेगा तब भी आप यही लिखोगे, और नकदी की अभिरक्षा में सावधानियां पूछेगा तब भी आप लिखोगे यही, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये निम्नलिखित है। नंबर 1 पहला है हमारा, प्रत्येक कर्मचारी जिसके हाथों
लेन देन होता है व्यक्तिगत तौर पर उस धनराशि की सुरक्षा का जिम्मेदार होगा। ठीक, मतलब जो कर्मचारी के हाथों लेन देन होगा वह व्यक्तिगत रूप से धनराशि की सुरक्षा का जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा। ठीक है, दूसरा हम चलेंगे, देखेंगे सरकारी रोकड़ को अपने निजी धन से अलग रखा जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी पैसा होता है, सरकारी कैश होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे अपना जो धन है उससे अलग रखते हैं। ठीक है, यानी कि सरकारी जो पैसा होगा उसको हम अपना जो निजी धन है उससे क्या करेंगे, अलग रखते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि तिजोरी पर दो अलग अलग प्रकार के ताले मजबूत डाले जाने चाहिए। मतलब तिजोरी जो आप सरकारी रोकड़ है उसमें जो मतलब जिसमें तिजोरी में रखोगे पैसे को, उसमें आप डबल ताला लगाओगे मजबूत प्रकार का, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आगे चलेंगे हम लोग, तालों की चाबियां रोकड़ अधिकारी तथा कैशियर या गार्ड के पास रहनी चाहिए। मतलब किसके पास होनी चाहिए तालियों की चाबी, एक रोकड़ अधिकारी के पास होना चाहिए तथा कैशियर या गार्ड के पास होनी चाहिए। ठीक है, पांचवा देखेंगे सभी प्राप्ति एवं भुगतान का निर्धारित रसीदी व प्रपत्रों पर लेखा रहेगा। मतलब जो सभी प्राप्ति एवं भुगतान की निर्धारित रसीद होंगी वह प्रपत्र जो होता है उस पर लेखित रहेगा, लिखित रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे, देखिए अग्रदाय के कितने नामों से जानते हैं। अग्रदाय कहते हैं इसे, अग्रधन भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसे इम्प्रेस्ड भी कहते हैं और एडवांस भी कहते हैं। ठीक है, तो एडवांसेस और इम्प्रेस्ड दोनों एक ही चीज है और अग्रदाय या अग्रधन दोनों एक ही चीज है। यह हिंदी में है अग्रदाय या अग्रधन इसे कहते हैं, और इंग्लिश में से इम्प्रेस्ड या एडवांस के नाम से जानते हैं। देखेंगे हम लोग सरकारी कार्य के हित में किसी अधीनस्थ कर्मचारी को छोटे मोटे सरकारी, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, भुगतान नहीं होगा, क लग गया है यहाँ पे, ग होगा, भुग भुग होता है, भुग भुगतान। ठीक है, क्या होगा, भुगतान। समझ में आई बात। भुगतान के लिए दी गई उपयुक्त धनराशि को ही अग्रदाय कहते हैं या एडवांस कहते हैं या इम्प्रेस्ड कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार की होती हैं। पहला है आपका अस्थाई अग्रदाय जिसे हम लोग परमानेंट इम्प्रेस्ड या परमानेंट एडवांस कहते हैं। दूसरा है आपका अस्थाई अग्रदाय जिसे हम लोग टेम्पोररी इम्प्रेस्ड या टेम्पोररी एडवांस के नाम से जानते हैं। तो पहला हेडिंग आप डालोगे अस्थाई अग्रदाय। अस्थाई अग्रदाय क्या होता है, मतलब परमानेंट इम्प्रेस्ड क्या होता है, जब छोटे मोटे भुगतान एवं विभिन्न खुदरा खरीद के लिए किसी विशेष सरकारी कर्मचारी को जो एक निर्धारित धनराशि अस्थाई तौर पर पेशगी के रूप में स्वीकृत की जाती है उसे अस्थाई अग्रदाय कहते हैं। इस अग्रदाय की राशि निश्चित होती है महीने में कम से कम एक बार इसके खर्च का लेखा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग अस्थाई अग्रदाय, इसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी इंटरेस्ट। ठीक है, या टेम्पोररी एडवांस। ओके, देखिए जब पारित किए गए, मतलब पास्ट फॉर पेमेंट, कुछ विशेष बिलों का भुगतान करने के लिए किसी कर्मचारी को जो अग्रिम धन दिया जाता है उसे अस्थाई अग्रदाय कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग टेम्पोररी इम्प्रेस्ड के नाम से जानते हैं। इस अग्रदाय में कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, अस्थाई अग्रदाय तथा अस्थाई अग्रदाय में तुलना। ये लगभग अगर एक औसतन देखा जाए
तो हम इसे देख रहे थे कि यह जो पूछा गया है लगभग हर वर्ष पूछा गया है। अगर हम इसका 2002 से जिक्र करें तो लगभग ये कुछ नहीं तो 2002 में पूछा गया, 4 में पूछा गया, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 16, ठीक है, 19, मतलब इसमें आपका पूछा गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अस्थायी अग्रदाय तथा अस्थायी अग्रदाय में तुलना के लिए एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो आप दोस्तों इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें, नोट डाउन कर लें नोटबुक पर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। देखिए, कंपैरिजन इन बिटवीन पी आई एंड टी आई। अगर मान ली शॉर्ट फॉर्म में पूछ दे पी आई एंड टी आई से, किससे आप क्या समझते हैं, इनकी तुलना कीजिए, तो आप कंफ्यूज ना हो। पी आई मतलब क्या होगा, अभी हमने आपको बताया है, परमानेंट इम्प्रेस्ड, और टी आई मतलब टेम्पोररी इम्प्रेस्ड, ठीक है। चलिए, अस्थायी अग्रदाय मतलब परमानेंट इम्प्रेस्ड तथा अस्थायी अग्रदाय टेम्पोररी इम्प्रेस्ड में निम्नलिखित तुलना है जो इस प्रकार है, ठीक है। नंबर 1, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अस्थाई अग्रदाय एक कॉलम, दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे अस्थाई अग्रदाय, दूसरी तरफ लिखेंगे अस्थाई अग्रदाय। अस्थाई अग्रदाय को हम लोग परमानेंट इम्प्रेस्ड के नाम से जानते हैं, जबकि अस्थाई अग्रदाय को हम लोग टेम्पोररी इम्प्रेस्ड के नाम से जानते हैं। हमारा टारगेट है बच्चों कि रोज अगर हम आपके पास लेक्चर नहीं लेके आ रहे हैं, तो अगर हम लेक्चर एक आध 2 दिन डिले होके आता है, तो हम आपको पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे उस लेक्चर में, ताकि आपका जो गैपिंग हुआ है लेक्चर का, जो नुकसान हुआ है, उसकी हम भरपाई कर दें। तो आज भी हम जो लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं सामने, तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है, ये आज के लेक्चर में ही समाप्त हो जाएगा, आज के ही इस लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। इससे पहले भी हमने जो लेक्चर लिया था, वो भी चैप्टर आपका एक ही लेक्चर में हमने समाप्त कर दिया था, और आज का भी लेक्चर हम इसी लेक्चर में समाप्त कर देंगे। मतलब हम आपके लिए जो लेक्चर लेके लाएंगे वह एक चैप्टर पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो लेक्चर हमारा चाहे आधे घंटे का हो जाए, चाहे 20 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बनाए रहें, आप लोग परेशान ना हो। यूनिट 2 का ये सेकेंड चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद 3 चैप्टर और पढ़ाएंगे। उसके बाद यूनिट फर्स्ट जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत तेज़ी से आपका ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसकी पीडीएफ ऑलरेडी पहले बनकर तैयार है, ठीक है। क्योंकि जो भी समय लगता है पीडीएफ बनाने में समय लगता है, और वॉइस देने में तो समय लगेगा नहीं। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, जैसे हमारा ये 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उस तरह उसके बाद हम लोग बहुत स्पीड में सीएमईडी को कवर करेंगे। यूनिट फर्स्ट का सारे पीडीएफ का, सारे चैप्टरों का पीडीएफ बन चुका है, बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, सब्र रखें, पेशेंस रखें। आपको हम एग्ज़ाम से पहले पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, और एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और हाँ, लास्ट में हम आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो हमारे द्वारा दिए गए इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों में से आपके बीटी के एग्जामिनेशन में वह क्वेश्चन प्रश्न देखने को भी मिलेंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अस्थायी अग्रदाय तथा अस्थायी अग्रदाय में क्या अंतर है, क्या तुलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे अस्थायी अग्रदाय, दूसरा लिखोगे अस्थायी अग्रदाय, 2 कॉलम बना लोगे, एक तरफ परमानेंट इम्प्रेस, दूसरी तरफ टेम्पोररी इम्प्रेस्ड, ठीक है। देखेंगे पहला पॉइंट, इसमें अग्रदाय की राशि या धनराशि नगद अथवा वाउचर के रूप में सदा धारक के पास रहती है, जबकि अस्थायी अग्रदाय में क्या होता है, इसमें लेखा प्रस्तुत करने तथा शेष धन लौटाने के पश्चात धारक इस कार्य से मुक्त हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, दूसरा पॉइंट, यह एक परमानेंट पेशिगी होती है, जबकि यह एक अस्थायी पेशगी होती है।
तीसरा पॉइंट चलेंगे, यह अग्रदाय बिल वितरण अधिकारी द्वारा पूर्व पारित मतलब स्वीकृति नहीं होते हैं, जबकि अस्थायी अग्रदाय में पूर्व स्वीकृत मतलब पास्ट फॉर पेमेंट बिलों के लिए ही दिया जाता है। चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग, इस अग्रदाय की राशि पूर्व निर्धारित रहती है, इस राशि से अधिक का बिल भुगतान नहीं किया जा सकता, जबकि अस्थायी अग्रदाय में राशि स्वीकृत बिलों के योग के बराबर होती है, अतः सभी बिल पूर्णतः चुकाए जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है, इस अग्रदाय की राशि सरकारी मतलब इस अग्रदाय की धनराशि सरकारी हित देखते हुए कम से कम निर्धारित की जाती है, जबकि अस्थायी अग्रदाय में कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। छठवां देखेंगे और लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, इस अग्रदाय की राशि खर्च हो जाने पर भुगतान की गई धनराशि की तुरंत पूर्ति हो जाती है, जबकि अस्थायी अग्रदाय में की पूर्ति का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रोकड़ बही, रोकड़ बही क्या होता है, इसे हम लोग कैश बुक के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न देखे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको इसे भी देख लें। और हाँ दोस्तों, जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं कॉलेज के और जो हमारे पॉलिटेक्निक कैप्सूल के दोस्त हैं, वो अच्छे से जो भी हम लोग द्वारा चलाई जा रही क्लासेस, आप उन्हें एक नोट्स बनाकर लिख लें और अच्छे से तैयार कर लें। हमारा जो लेक्चर है, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जब सभी नगद लेन देन का ब्यौरा क्रमवार एवं तिथि अनुसार एक रजिस्टर में अंकित किया जाता है तो इसे रोकड़ बही या कैश बुक कहते हैं। रोकड़ बही में पाई जाने वाली सामान्य अनियमितताएं, कैश बुक में पाई जाने वाली सामान्य अनियमितताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कैश बुक बंद करके उच्च अधिकारी को नगद शेष रिपोर्ट मतलब कैश बैलेंस रिपोर्ट न भेजना। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, निर्धारित समय पर कैश बुक बंद न करना। तीसरा पॉइंट है, कैश बुक में छूट गए खाली स्थान को क्रॉस न करना। चौथा पॉइंट है, हस्ताक्षर अथवा लघु हस्ताक्षरों पर तारीख न होना। लास्ट पॉइंट है इसका, वितरण अधिकारी द्वारा कैश बुक की प्रविष्टियों की जांच न करना। तो इसी टॉपिक के साथ मतलब कैश बुक टॉपिक के साथ और इसकी जो अनियमितताएं हैं, इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।